क्या हाल है साथियों। मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेके आ गए हैं 27 फरवरी का करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। और हमारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है यूपीएससी का ईपीएफओ और अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके सामने पेश हैं। ये देखिए, पहले तो अभी क्या है, केंद्र ने कुछ जो है आपके नैतिकता वाले कोड, डूज एंड डोंट्स, गाइडलाइंस और ये सारी चीज़ें निकाली हैं। किसके लिए? ज़्यादातर डिजिटली जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे संबंधित। ठीक, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, नेटफ्लिक्स और ये सारी सी, नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजोन प्राइम हो गया, ठीक, जिनको ओटीटी बोलते हैं, ओवर द टॉप। ठीक, ओवर द टॉप ऑफ इंटरनेट मतलब कुछ वाली बात है। तो इनसे रिलेटेड क्या है जानेंगे। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, ये वाली क्या क्यों न्यूज़ में है। और जापान ने प्रोटेस्ट किया है कि चाइना वाले भैया ने कोस्टल गार्ड शिप अपने भेज दिए थे ऐसे आइलैंड पे जिसको चाइना और जापान के बीच में विवादित माना जाता है। ठीक, ईस्ट चाइना सी में है। समझेंगे क्या चीज़ है। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत स्कीम, ये नई आई है बजट में, इंपॉर्टेंट है, ईपीएफओ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी एग्जाम्स के लिए भी। और इसके बाद जो है शीतकालीन प्रदूषण पर सीएसई की रिपोर्ट। ठीक, अच्छा, सीएसई जो है सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट जो है, ये वाली संस्था क्या सरकारी है गैर सरकारी है? सिंपल सा क्वेश्चन तुरंत लिख दीजिए जब तक आप आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले हम लोग आपके लिए जो है लाए हैं एक बहुत ही जेंटल रिमाइंडर, जिसमें ये कहा जा रहा है कि 2020 ईपीएफओ और 2021 यूपीएससी का जो है कंप्लीट पेड ग्रुप चल रहा है, जिसमें कि आपको टेस्ट सीरीज, कंप्लीट स्टडी मटेरियल और डेडिकेटेड डिस्कशन ग्रुप मिलता है, ताकि आप लोग को 1-to-1 गाइड किया जा सके। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तुरंत कॉल करिए 8564880530 9690666089 पर। ठीक, पहला। और देखिए आज का हमारा इंपॉर्टेंट डे क्या है, इंपॉर्टेंट वाकई में इंपॉर्टेंट डे है। 27 फरवरी को होता है वर्ल्ड एनजीओ डे, यानी कि गैर सरकारी संगठन दिवस। ठीक, तो अब देखिए इसमें जो है कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट है, जैसे ह्यूमन राइट्स के लिए जो है एमनेस्टी इंटरनेशनल। अब जैसे यही इंटरलिंकिंग होती है, गैर सरकारी है तो एक बार लिस्ट निकालो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट जो है एनजीओ हैं पूरी दुनिया में जो अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। पूछ चुका है यूपीएससी भी और आयोग भी पूछते हैं, हर साल ही पूछते हैं। तो यार क्यों ना इसको किया जाए। ये प्रीवियस का क्वेश्चन आपके दिमाग में है तो आप जरूर करोगे। जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है, ह्यूमन राइट्स के लिए करता है। ठीक, आपका मेडिसिन के लिए कौन से है, एमएसएफ है। ठीक है, मेडिसिन साइंस फ्रंटियर। इसी तरीके से आरएसएफ है आपका, किसका, रिपोर्टर्स के लिए है। ग्रीन पीस जो है एनवायरनमेंट के लिए है। ठीक, बचपन बचाओ आंदोलन कैलाश सत्यार्थी का जो है चाइल्ड लेबर से संबंधित है। ठीक है, इस तरीके के एनजीओ किया करो, याद करो आप लोग, CRY। ठीक, और ऐसे एनजीओ का नाम तो जरूर याद रखो जिससे जो है समझ में नहीं आ रहा है, जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल। हालांकि एमनेस्टी इंग्लिश में ये बताता है ह्यूमन राइट्स और इन सब के लिए चीज़ है, लेकिन डायरेक्टली नहीं शो कर रहा है। तो ऐसे नाम जरूर याद रखा करो। आयोग इस टाइप की यूनिक नेम्स में काफ़ी इंटरेस्टेड रहता है। तो चलिए, पहली आपकी लर्निंग हो गई है और आगे बढ़ते हैं। सेंटर ने इशू कर दिया है गाइडलाइन और डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड फॉर ओटीटी, जैसे कि नेटफ्लिक्स और अमेजोन प्राइम, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। अब एक तरीके से शिकंजा कस रही है गवर्नमेंट जो डिजिटल जो प्लेटफॉर्म्स हैं। ठीक, उन पे जैसे नेटफ्लिक्स है, बहुत जो है उसमें नंग ढंग चीज़ें, गाली गलौज पूरी जो है किया जाता है, कोई रोक टोक नहीं है। तो उन्होंने कह दिया कोई बात नहीं बेटा, हम भी तुमको ये नहीं कहेंगे कि ये गलत है वो गलत, तुम खुद बताओगे। तुम क्या करोगे, 5 कैटेगरी में एज के अनुसार जो है आप बांटोगे और उसको ढंग से समझाओगे, दिखाओगे कि भैया ये जो है पर्टिकुलर लोगों के लिए ये एडल्ट कंटेंट है, ये इस एज के लिए, ये उस एज के लिए है। ठीक, वो भी साफ साफ दिखाओ भी। ऐसा ना हो कि बच्चा जाके एडल्ट कंटेंट गलती से खोल दे और फिर पता नहीं देखने लगे या ना देखने, जो भी है। ठीक, तो ये वाली बात है। और दूसरा जो है इन्होंने यहाँ पर क्या है कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे व्यूमन से रिलेटेड, अभी इस पे मतलब इन्होंने फोर्स इस पे दिया है कि व्यूमन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, कोई भी अगर आप मॉफ करके, यानी कि फोटो में कुछ खुरपेज करके बदल कर जो है नकली को असली दिखा रहे हो, ठीक, और न्यूडिटी कुछ कर रहे हो, तो व्यूमन से रिलेटेड अगर कोई ऐसी चीज़ हो रही है तो 24 घंटे के अंदर तुरंत उसको आप निकालिए। कौन लोग? जो भी सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज हैं, बिचौलिए हैं, तो गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे कि आपका डिजिटल या फिर जैसे फेसबुक है, फेसबुक जो है आपका इंडिया में, अब उसका एक वो होगा, ट्विटर का एक होगा ऑफिस, तो उन लोग को दिया जाएगा 24 घंटे के अंदर उनको निकालना होगा। अब देखिए ये चीज़ अभी व्यूमन को बता के और ये चीज़ लाई जा रही है, आगे ये देखना सब पे लागू हो जाएगी। ठीक, तो ये तरीके होते हैं लागू, जो ना वैसे ना लागू हो पाए वो ऐसे करा लो ताकि लोग समझ ही ना पाएँ। ठीक, तो अब ये एक तरीके से आगे आप देखना पुट्टू स्वामी केस, राइट टू प्राइवेसी वाला जो है काफ़ी अब आएगा आगे से।
ठीक, अब देखो यहाँ पे प्रमुख बिंदु क्या है कि सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है उसको 3 महीने के अंतर्गत इनको इम्प्लीमेंट करना है, लागू करना है। बाकी सारे जितनी चीज़ें जो गाइडलाइंस में है, क्या करना है क्या नहीं करना है नैतिकता के अनुसार, वो आपको जब से ये इसकी अधिसूचना जारी होगी, नोटिफाइड होगा, तब से ये रूल्स लागू हो जाएंगे। ठीक, ये एक एक शब्द का मीनिंग जब आप समझने लगोगे ना, तब आप जो है सारी चीज़ें वहाँ पे प्रीलिम्स में क्या है, क्योंकि एक क्वेश्चन है, कुछ ही शब्दों का गेम है, अगर उसमें जो पूछा गया उसका मीनिंग आपको ढंग से पता है तभी तो उसका आंसर कर पाओगे। तो ये इसलिए मैं फोकस करता हूँ आपसे कि नोटिफाइड पे है, ये नहीं कि जिस दिन से उन्होंने जो है ये बोल दिया है। ठीक, नोटिफाइड कैसे होगा, गजट में लाया जाएगा, समझ रहे हो, ये वाली बात होती है। इसके बाद क्या है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है वो रिमूव कर देंगे, कोई अगर जो है नंग धड़ंग और उल्टी सीधी पिक्चरें जो है जो व्यूमन से रिलेटेड जो है आपकी 24 घंटे के अंतर्गत वो इंश्योर करेंगे सेफ्टी और डिग्निटी ऑफ यूजर, स्पेशली व्यूमन यूजर्स की। अब देखो ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म, जो भी शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया जाएगा। ठीक, इसके बाद सोशल मीडिया इंटरमीडिएट जो हैं वो एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर बनाएंगी। अब ये क्यों बनाने का मतलब क्या है, गवर्नमेंट जो है सीधे इनके पास नहीं जाएगी कि वहाँ पे उनको पता ही ना हो किससे बात करनी है, वो कहेंगे हम तुम भैया सीसी हो, तुम कहाँ हो आओ, और तुमसे ये कहा जाएगा कि भैया क्या चीज़ करनी है क्या नहीं करनी है, ये जो है एक तरीके से इनकी जवाबदेही यहाँ पे बन जाएगी। ठीक, तो सीधे डायरेक्ट गवर्नमेंट इनसे डील करेगी। कंप्लाइंस जितना भी है रूल वूल का सब ये देखेंगे यहाँ पे। डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड, डिजिटल मीडिया जो है अब जैसे कि कई सारे न्यूज़ चैनल हैं वो सब डिजिटल पे ही चल रहे हैं। ठीक, इन शॉर्ट आपने सुना होगा। ठीक है, और भी कई सारे जो बेसिक अखबार वगैरह वाले जो थे फिजिकल फॉर्म में जो आते थे वो भी सब अब डिजिटल मीडिया पे ही चले गए हैं। ठीक है, और एथिक्स कोड जो है आपका उनके लिए बनाया गया। एथिक्स क्या बताता है कि क्या चीज़ नैतिकता के अनुसार सही है या गलत है। ठीक, और इसमें डिजिटल मीडिया ओटीटी प्रोग्राम वो अपने आप को रेगुलेट खुद करेंगे। ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है अपने आप को सेल्फ अपना वर्गीकरण करेंगे 5 एज बेस्ड कैटेगरी में, और साफ साफ इसको दिखाएंगे भी, डिस्प्ले भी अच्छे से करेंगे कि भैया फला फला ये का मतलब एज का जो है क्लासिफाइड वाला ये कंटेंट सामने आ रहा है, तो उस हिसाब अगर आप उसके हो तभी आप इसको देखो। जैसे आता ना 18+, इसको तो कोई भी जो है देखते ही यस कर देता है। ठीक, तो ये मत करना, ये मतलब थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो उसके बाद नीड ऑफ दिस रूल क्या है कि भाई ऑर्डिनरी जो यूज़र्स हैं उनको बहुत ही सशक्त बनाना है। सरकार का मतलब मज़ेदार वो आ जाता है यहाँ पर, तो काफ़ी अच्छा लगता है। सरकार चाहती है कि सशक्त हो जाए इंसान, मतलब नॉर्मल यूज़र जो है उसके लिए इतना बड़ा काम कर रही है, देख रहे हो आप। तो ये उनकी कोई भी ग्रीवांसेस और कंप्लेंट हो सबको जो है ख़त्म करना है। कोई भी इन्फ्रिंजमेंट उनके अधिकारों से ना हो सके, कोई भी हस्तक्षेप, कोई भी घुस ना सके अधिकारों को, कॉमन मैन के अधिकारों का हनन ना हो। ठीक, इसके साथ ही साथ जो है रेगुलेट करेंगे कंटेंट जो ओटीटी पे चल रहा है, अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स और इन सब पे। अरे यार बहुत ही गंदा आता है, मतलब आपको मैं बता रहा हूँ कि पहले तो आप जो है कुछ एड्स आने चालू हुए तो टीवी भी जो आती है वैसे तो संभल गया, लेकिन ये जो वेब सीरीज़ आती है ना, इनको आप घर वालों के साथ तो देख ही नहीं सकते। तो ये वाली बात है, मतलब जो एडल्ट के लिए होता है यार कोई भी देखता है, ये वाली चीज़ जो है नेटफ्लिक्स और इन सब पे। बाकी अब मतलब इतना गाली गलौज भी होता है कि कभी भी कुछ भी बोल देंगे, तो बड़ा वो अजीब सी सिचुएशन हो जाती है। खैर, इसी साथ साथ हम लोग आ गए हैं अगले अपने टॉपिक पे, जिसका नाम है, यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, सिलेबस के अनुसार कि पॉलिटी के अनुसार क्या चीज़ें हैं। ठीक, यहाँ पे अभी एक अपॉइंटमेंट हुआ है नेशनल कमीशन फॉर इस शेड्यूल कास्ट के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, नॉट ट्राइबल। ठीक, तो जो शेड्यूल कास्ट के लिए जो है अभी एक अपॉइंटमेंट हुआ है विजय संपला जी का। ठीक, और वो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के लिए नए बन गए हैं। काफ़ी टाइम से, पिछले मई से जो है ये सीट खाली थी, तब कौन थे, राम शंकर कटारिया जी थे, कटेरिया जी, ये हट गए और इनकी जगह आ गया पहला कमीशन जो है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, पहले एक ही होते थे ये दोनों, अब अलग हो गए, बताऊंगा अभी। 1973 बनाए गए, तब भोला पासवान शास्त्री इसके जो है चेयरमैन थे और 4 मेंबर थे अलग से। इसके बाद देखिए संविधान में संशोधन किया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया 18/9 2003 में, और उसने क्या किया कि आपका नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब ये अलग अलग कर दिए। ठीक, 338 और 338 ए कर दिया शेड्यूल ट्राइब के लिए, और अभी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस वाला जो एनसीबीसी ये आपका हो गया 338 बी हो गया है। और ये किससे हुआ है, आपका 102nd आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हुआ है। ठीक, और 103 वाले में क्या हुआ है,
आपका EWS आया, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन आया है। 104 वाले में क्या हुआ है, एंग्लो इंडियन और जो एंग्लो इंडियन का जो है अब रिजर्वेशन खत्म कर दिया गया है, चाहे पार्लियामेंट में हो, चाहे स्टेट लेजिस्लेचर में हो, राज्य की विधायिका में हो, ठीक। और साथ ही साथ जो आपका शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स की जो रिजर्वेशन था उसको 10 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। अच्छा, अब आप लोग से बहुत ही रोचक क्वेश्चन आज का ये है कि 105th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किससे संबंधित है, जिसका जो भी इसका जवाब देगा सीरियसली वो बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, ठीक। तो अब देखिए ये सारी चीज़ें हैं। नेशनल कमीशन जो है आपकी पहली बार बनाई गई शेड्यूल कास्ट की, और इसके सूरज भान जी थे चेयरमैन। सेकंड वाली जो बनाई गई बूटा सिंह थे। और जो देखिए पहले जब क्या होता था, जो शेड्यूल कास्ट वाली जो बॉडी थी, पहली बात तो ये है कि ये संवैधानिक संस्था है, निकाय है, सॉरी, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। लेकिन नेशनल कमीशन फॉर व्यूमन जो है अभी भी संवैधानिक संस्था नहीं है, वैधानिक है, ठीक। ये बात ध्यान रखना। और इसके बाद जो आपका सेफगार्ड जो है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ, ये पहले ये देखते थे कि रख रखाव बचाव करते थे कि शेड्यूल कास्ट और एंग्लो इंडियंस का जो है कोई भी एक्सप्लॉयटेशन ना हो, शोषण ना हो। और 338 जो है शेड्यूल कास्ट से संबंधित है नेशनल कमीशन, और 338A जो है शेड्यूल ट्राइब, ठीक। फंक्शन क्या है कमीशन के भैया, ये सारी बहुत सारी चीज़ें हैं। पहले तो जांच करो कि जो भी कंप्लेंट आ रही हैं क्या उनकी वजह से क्या कोई अधिकारों का हनन हो रहा है क्या शेड्यूल कास्ट से संबंधित। तो अगर हो रहा है तो भैया उनकी जो है सेफ गार्ड करो उनको, ठीक, और सुरक्षा करो के उपाय करो। साथ ही साथ जो है पार्टिसिपेट करो, एडवाइस करो उनके नियोजन में, प्रोग्राम बनाने में, आपके उनके जो आपके शेड्यूल कास्ट है उनके लिए, उनके सामाजिक और आर्थिक डेवलपमेंट के लिए और उनकी प्रोग्रेस के लिए आप किसको इसको बता सकते हो, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को ही बता सकता है, समझ में आया। और ये सिफारिश भी कर सकते हैं कैसे सामाजिक आर्थिक विकास कर सकते हो और कल्याणकारी जो है प्रोग्राम बना सकते हो शेड्यूल कास्ट के लिए, और रिपोर्ट कर सकते हो आप रेगुलरली प्रेसिडेंट को, कि ताकि किस तरीके से जो है हमारे देश में जो सेफगार्ड जो बताए गए हैं, सुरक्षात्मक जो प्रणालियां बनाई गई हैं, वो किस तरीके से कार्यान्वित हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। समझ में आई बात। अगला हमारा जो है ये इंटरनेशनल रिलेशन से है हमारा टॉपिक। यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका जापान और चाइना का ही पार्ट है, ऐसा चाइना बोलता है ताइवान, इनके बीच में एक जो है आइलैंड है, ठीक। उसको सेनकाकू बोलता है जापान और दियायू बोलता है चाइना। अपनी अपनी लैंग्वेज के हिसाब से सेनकाकू बोलता है जापान, दियायू बोलता है चाइना। और इन लोगों के बीच में डिस्प्यूटेड है। जापान कहता है कि ये हमारा है, ठीक। और चाइना हमेशा की तरह ये कहता है कि ये अगर हम इतिहास को उठा के देखें तो हमारा ये 1500 ईस्वी मतलब 1534 के आसपास से हमारा ही रहा है। और जापान ये कह रहा है कि 1895 से ये हमारा है, और इसके मतलब प्रमाण भी हैं। कुछ टाइम के लिए बीच में यूएसए आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 जब हिरोशिमा नागासाकी हो गया था, उसके बाद कई सारी ट्रीटी हुई और फिर जापान से जो है धीरे धीरे उनको वापस दिया गया। तो उस समय यूएसए ने थोड़े टाइम तक इनको रखा था, 1971 के आसपास भी रखा था अपने कंट्रोल में, फिर लेकिन हमेशा जापान के पास ही रहा। बल्कि जापान में कुछ लोग प्राइवेट जो है उनका स्वामित्व है इसमें, ठीक, इस वाले आइलैंड पे, जिसका नाम क्या है, सेनकाकू बोलता है जापान और डियायू बोलता है चाइना, ठीक। तो ये वाली चीज़ है। तो अब ये इसमें जो है क्या कि ताइवान का हिस्सा है अभी। चलो अच्छा इसमें बताऊंगा, जो इससे कई सारी जो है ट्रीटी संधि हो सब हुई थी, समझ लेते हैं। तो ये तो पूरा संदर्भ आपको समझ में आ गया। यहाँ पे संदर्भ क्या है कि जापान ने कहा है कि भाई साहब चाइना वाले, तुमने अपने 2 कोस्टल गार्ड वाले जो है शिप भेज दिए हमारे ये मतलब आइलैंड पे, सेंकाकू आइलैंड पे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यार। और ये कौन से उसमें महासागर के कौन से मार्जिनल वाटर बॉडी में है, ईस्ट चाइना सी में है। और ये जो आइलैंड है इस पर कोई रहता होता नहीं है, ध्यान रखना, ठीक। और अच्छा इस पर इतना जो है ये क्यों लड़ाई झगड़ा क्यों हो रहा है धक्का मुक्की, क्योंकि यहाँ पे ऑयल एंड नेचुरल गैसेस के जो है भंडारण पाए गए हैं, मतलब ढूंढे जा चुके हैं, ठीक। और साथ ही साथ जो आप समुद्र में जो है आप चलते हो, वहाँ के जो हाईवे हैं, सी लेन्स इनको बोलते हैं, वो सी लेन्स ऑफ नेविगेशन, ठीक, वो भी मतलब उसके रास्ते में भी आता है। तो ये आइलैंड आते हैं तो काफ़ी आपके यहाँ पे ट्रांसशिपमेंट और पोर्ट वोर्ट बनाने का भी चांसेस हो सकता है। साथ ही साथ आप निगरानी भी रख सकते हो ना
कि भैया क्या सामान जा रहा है क्या नहीं जा रहा है, रोक सकते हो, ये वाली बात है। तो ये सारे सामरिक महत्व भी हैं, आपके ऊर्जा सुरक्षा से संबंधित भी चीज़ें हैं। और चाइना जो है इतना बड़ा इंजन है जिसको ऑयल और जो है गैस ईंधन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जहाँ से भी मिले। अब देखो ईंधन और फ्यूल और एग्रीकल्चर जो खाना है ये पैसों से तो आप खा नहीं सकते हो, तो ये सारी चीज़ें तो चाहिए ही चाहिए। ठीक। अच्छा, सेंकाकू आइलैंड के बारे में समझ लेते हैं। जापान 1895 से इसको क्लेम करता है, प्राइवेटली ओन्ड भी है, 120 सालों से इसके जो है स्वामित्व में है, एक तरीके से अधिकार में है। अच्छा, कुछ पीरियड के लिए वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूनाइटेड स्टेट्स ने भी इस टेरिटरी पे कब्जा किया था, कंट्रोल किया था, नियंत्रण किया था। और जापान ये कहता है कि हमारा इस पे इफेक्टिव प्रभावशाली नियंत्रण है 1895 से। ठीक। और चाइना क्या है, चाइना अपना ही बताता है कि भैया सेनकाकू डियायू जो भी आइलैंड है ये हमारा 1970 से हमारा मतलब पहले नहीं बोल रहा था, 1970 से बोलने लगा कि हमारा तो इतिहास में देखो अधिकार है यार, तुम क्या मतलब बीच में घुस गए यार, कि हमारा है दे दो यार, ये वाली चीज़ है। तो अब यहाँ पे टेंशन जो है अब 2012 में तेज़ी से और बढ़ गई जब जापान ने जो है प्राइवेट ओनर से 3 आइलैंड जो है डिस्प्यूटेड वाले खरीद लिए। तो चाइना ने जो है कहा कि भाई, और चाइना ने 2012 में ये सब चीज़ें हो रही हैं, चाइना ने ये देखा भैया अच्छा प्राकृतिक गैस के भंडार हैं यहाँ पे, और जो है दोनों ही चाइना और जापान इन दोनों के EEZ यानी कि इकोनॉमिकली एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है, जो आपके किसी भी जो है देश की क्षेत्र जो टेरिटरी होते हैं वहाँ से 200 नॉटिकल माइल्स तक होते हैं। तो ये चाइना का यहाँ तक जा रहा है, जापान का भी जा रहा है, मतलब ओवरलैपिंग हो रहा है दोनों का, जापान का यहाँ तक है मान लो। तो ये जो ओवरलैपिंग हो रहा है यहाँ पे ये आइलैंड्स आ रहे हैं, तो इसलिए और ज़्यादा विवाद हो रहा है कि चाइना को समझ में आ गया अरे यार नेचुरल गैस तुरंत पी जाऊंगा सब। और उसके बाद जो है 1995 में ये मतलब ये बोलने लग गया चाइना। और उसके बाद जापान ने ऑब्जेक्ट किया कि भैया अगर तुमने यहाँ पे आके कोई भी जो है कोई गैस निकाल लिया, उसके लिए ड्रिलिंग विलिंग चालू करी, तो जो है तुमको तोड़ डालेंगे, ये वाली बात है। तो काफ़ी मतलब धक्का मुक्की वाली चीज़ें बातचीत वो होने लगी। फिर इसके बाद दोनों की ईजी जो है वो जो 200 नॉटिकल माइल्स तक जाते हैं वो लैप करते हैं, इसलिए और ज़्यादा है दिक्कत। ठीक। 2012 में जो है दोनों के बीच में खैर चलो कुछ टेबल पे बात होना चालू हुई क्राइसिस मैनेजमेंट मैकेनिज्म के द्वारा, टूल के द्वारा डिस्कशन विस्कशन करने के लिए। लेकिन 2013 में और ज़्यादा टेंशन बढ़ गई। ठीक। बातचीत जब करती है ना तो जबान से निकली हुई बात और बंदूक से निकली हुई गोली कभी वापस नहीं आती, ध्यान रखना। तो हमेशा जो है अपने वर्ड्स बहुत अच्छे से चूज़ करें और जो है अपनी गोली उसी पे चलाएं जो आपको लगे कि जो है सही है। ठीक। अच्छा, 2013 में क्या हुआ कि जो है टेंशन बढ़ गई, चाइना ने डिक्लेयर कर दिया एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन। ठीक। एयर डिफेंस ADIZ, ये क्या होता है, इसने क्या मतलब चाइना की मान लीजिए ये जगह थी, ये चाइना की टेरिटरी तक यहाँ पे था, फिर इसके ऊपर ये वाले आइलैंड थे, इसने यहाँ तक इसको बना दिया। इस एरिया में जो भी हवाई जहाज उड़ेंगे उसको चाइना से परमिशन लेनी पड़ेगी पहले, प्रायर। तो ये इस पे बहुत ज़्यादा बवाल हो गया। जापान ने कहा अबे तुम क्या हो बे, पहले तो तुमको कुछ दे ही नहीं रहे और तुम उसके बाद अब तुम ये ADIZ और ये नई नई चोचलेबाजी करने लगे, तो मतलब क्या समझ रहे हो अपने आप को। तो ये इस पे और ज़्यादा दिक्कत हुई। प्रेसिडेंट ओबामा जब बने 2014 में आपके US के, तो उन्होंने कहा भी कि हाँ जो डिस्प्यूटेड आइलैंड है ये जापान और जो US की सिक्योरिटी की संधि जो हुई है सुरक्षा वाली ट्रीटी, उसमें ये इंक्लूडेड है। ठीक। लेकिन कभी भी फॉर्मली पोजीशन पे इन्होंने अल्टीमेटली जो है कोई ये नहीं बताया कि किसकी सोवर्निटी है यानी किसकी संप्रभुता है। ठीक। ये कभी ना बोला। USA यही करता है हमेशा, जो अपनी दादागिरी दिखा के सामने से नहीं लड़ता है, पीछे पीछे पीठ पीछे ही लड़ता है। ठीक। तालिबान में भी जाएगा, अफगानिस्तान में भी जाएगा, तो वहीं अफगानिस्तानियों को बंदूक देगा। ठीक। उनके साथ में हाँ थोड़े बहुत अपने सोल्जर रखेगा, लेकिन उनको उनसे लड़ाएगा आपस में। ठीक। डायरेक्टली ये वो नहीं, खुद नहीं लड़ता है, ये ध्यान रखना हमेशा। चाइना क्लेम ये करता है कि 1534 से हमारी ये चाइनीज़ की टेरिटरी है और जापान ने इसको सीज कर लिया था पहला जापानी साइनो वॉर के बाद में। और जो उसके बाद जो है इम्पोजिशन हो गया चाइना पर, एक अनइक्वल ट्रीटी कर दी गई। ठीक। फर्स्ट साइनो जापानीज वॉर हुआ, बिल्कुल सच्ची बात है कि जापान ने इनको उड़ा दिया, चाइना को हरा दिया। उसके बाद एक ट्रीटी हुई शिमोनोसेकी
ठीक, ट्रीटी ऑफ शिमोनोसेकी हुई। इसमें जो है ये वो कहता है चाइना की अनइक्वल ट्रीटी थी और इन्होंने उठा के जो है हमसे ले लिया एक तरीके से ये आइलैंड। बल्कि हम तो हमारा तो यार 1534 से जब से हमको याद आ रहा है तब से, उससे बल्कि उससे पहले से भी हो सकता है, ऐसी बातें करता है देखो चाइना। फिर चाइना ने ये कहा है कि जो पोट्सडैम डिक्लेरेशन हुआ था उसमें जापान ने ये एक्सेप्ट किया था कि सैन फ्रांसिस्को पीस ट्रीटी, जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में क्या हुआ कि यूएसए दुनिया का सबसे बड़ा गुंडा बन गया, ठीक, उसने क्या किया आपका कि सैन फ्रांसिस्को पीस ट्रीटी करी और इसके बाद जो है ये पोट्सडैम डिक्लेरेशन भी किया गया। इसमें जापान ने ये कह मान लिया था कि भाई साहब ये जो भी आइलैंड है इस पे ताइवान का जो है मतलब हम अपना नियंत्रण छोड़ देंगे, ताइवान को दे देंगे। और ताइवान चूंकि चाइना का पार्ट है, हालांकि ताइवान अपनी खुद की भी वो इंडिपेंडेंस मान रहा है इस समय, वो बात अलग है, लेकिन ये चाइना ही कहता है कि चूंकि ताइवान जो है चाइना का पार्ट है और टोक्यो ने बोला था कि हम ताइवान को दे देंगे, तो ताइवान ये वाला जो आइलैंड है ये चाइना की टेरिटरी कहलाएगी। ठीक, यूएस ने कुछ टाइम पे कंट्रोल भी किया था 1971 में, और कंट्रोल ऑफ देम, और उसके बाद 1971 में ट्रांसफर कर दिया एडमिनिस्ट्रेशन टू जापान को वापस कर दिया था। कौन से एग्रीमेंट के अंतर्गत? ओकिनावा रिवर्शन एग्रीमेंट। अब ये कई सारे एग्रीमेंट ट्रीटी यहाँ पर हैं और इनको एक बार पढ़ लीजिएगा, कई बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक, एकदम रटने में बैठ जाना, पढ़ती टाइप से। ठीक दोस्तों, सिग्निफिकेंस क्या है? वहीं इकोनॉमिकली सिग्निफिकेंट है, ऑयल और नेचुरल गैस है नॉर्थ, और आपका शिपिंग रूट भी है। हाँ, यहाँ पे मछली का भी बहुत ही रिच फिशिंग एरियाज है। अब देखना ये वाले जो कंट्रीज हैं ये सब क्या है, राइस एंड फिश कल्चर की फूड हैबिट्स हैं इनकी। ठीक, आर्ट एंड कल्चर भी जोड़ के चलो, राइस एंड फिश कल्चर के फूड हैबिट्स हैं, तो फिशिंग एरिया भी इन लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये है वो जगह, ये रहा ताइवान, ईस्ट चाइना सी है ये। ठीक, जापान ये है, इसका ryukyu आइलैंड्स है, और ये वाला चाइना ये रहा। ठीक है, साउथ कोरिया इधर रहा, ये वाली चाय। अच्छा देखो, इसके नाम अलग अलग हैं। जापान सेंकाकू बोलता है, चाइना डियायू बोलता है, आरोसी जो है ये क्या बोलता है, तियो यूताई बोलता है। अजीब अजीब नाम है। खैर, हमारा जो अगला टॉपिक है वो है प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत स्कीम। ये मोदी जी ने इसको जो है अभी इम्प्लीमेंट करने के लिए कह दिया है। 4 स्तरीय जो है स्ट्रेटजी है, ये रणनीति है, हेल्थ सेक्टर से संबंधित है। और इसमें उन्होंने कहा है कि भैया प्राइवेट सेक्टर वालों आओ और सार्वजनिक सेक्टर के साथ में मिलके कटिंग एज हेल्थ की टेक्नोलॉजीज बनाओ और भारत को आत्मनिर्भर बना दो, स्वस्थ भारत स्कीम बना दो। ठीक, ये चीज़ है। 4 प्रोंग्ड जो स्ट्रेटजी है, 4 स्तरीय रणनीति है हेल्दी इंडिया के लिए। पहली बात तो है रोकथाम कर दो कि भैया रोगों को आने मत दो, और जो है स्वास्थ्य को बढ़ावा दो। और इसमें जो पुअर लोग हैं, पुअर पीपल हैं, उनको बहुत ही सस्ते में और प्रभावशाली ट्रीटमेंट दो, इफेक्टिव ट्रीटमेंट दो। क्वालिटी और क्वांटिटी का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारी अवसंरचना है उसकी क्वालिटी यानी गुणवत्ता और संख्या, इन दोनों को ही बढ़ाओ, और हेल्थ केयर की भी जो है क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही बढ़ाओ। ठीक, अभी बहुत कम लोग हैं ना, एक डॉक्टर जो है, बिल्कुल सही, मतलब बहुत ज़्यादा लोगों को दिखता है। ठीक, फिगर याद नहीं है अभी मुझे। टू वर्क ऑन द मिशन मोड टू, और मतलब मिशन मोड पे काम करो, जितने भी ऑब्स्टिकल हैं, जितने भी जो है संबंधित बाधाएं हैं उन सबको खत्म करो। ठीक, अब देखो यहाँ पे कुछ डेटा है, उसको ढंग से सुनना जो मैं बताता जा रहा हूँ। आपका फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने 1 फरवरी 2021 को सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, यानी कि पूरा सेंटर का 100% इसमें नहीं है फंडिंग। ठीक, स्टेट्स का भी कुछ कुछ होगा। ठीक, जैसे उत्तर पूर्वी भारत में क्या होता है, ज़्यादातर 90% जो है स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, और उत्तर पूर्वी भारत नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट होते हैं वो 10% देते हैं। ठीक, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है तो पूरी फंडिंग सेंटर की नहीं होगी, यही सब फैक्ट है। वहाँ पे चुपके से लिख देगा सेंट्रली सेक्टर स्कीम, और तो वहाँ पे आप पूरा हाँ हंसते खेलते मार्क करके आओगे, लेकिन गलत हो जाएगा, तो इस पे ध्यान दिया करो। ये स्कीम पे कई बहुत ज़्यादा करोड़, ये इतना याद करने की जरूरत नहीं। हाँ, यूपीपी से उन सब में पूछ सकता है। 64,180 करोड़ रुपए दिया गया है 6 साल के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, सभी एग्जाम के लिए 5 साल लिख दे तो समझ जाना गलत है, 6 साल। और इसमें तीनों ही जो सेक्टर हैं, हेल्थ सेक्टर, चाहे वो प्राइमरी लेवल पे हो, ठीक, प्राथमिक हेल्थ केयर आपने सेंटर सुने होंगे ना, ठीक, फिर कम्युनिटी सीएचसी होता है, पीएचसी होता है, गांव में कभी गए हो तो वहाँ पे आपने जो सुना होगा, तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी हेल्थ सेक्टर होता है, तो उन तीनों को ही वो करेगा। जैसे आयुष्मान भारत में क्या है कि आपका सेकेंडरी और जो है आपका तृतीयक जो है स्वास्थ्य यानी टर्सरी में ही काम करता है। ठीक, और जो है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की बात जो करता है वो प्राइमरी के लिए, लेकिन डायरेक्टली इंक्लूडेड नहीं है आयुष्मान में। लेकिन ये वाली जो स्कीम है इसमें प्राइमरी सेक्टर भी है, और इसमें कई सारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो है उनकी बात भी कही गई है, अभी समझाता हूँ। ये स्कीम फोकस ये करेगी कि ऐसा जो है कुछ हम
जो भी राष्ट्रीय संस्थान हैं उनको, जो अभी मौजूद हैं उनको सशक्त बनाएं, और साथ ही साथ कुछ ऐसे संस्थान नए बनाए भी जो इमर्जिंग डिजीजेस या फिर नई डिजीजेस है उनको डिटेक्ट कर सके और पहले उनको निस्तानाबूद कर दे। ठीक, और ये वाला जो है ये योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जो है, नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत ही एक अतिरिक्त घटक है। ठीक, तो नेशनल एनएचएम जो है आपका ये ऊपर है, इसी के अंदर प्रधानमंत्री आपका जो है आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत वाली योजना है ये। ठीक, और इसी के अंदर ये बनाई गई है। इसके कुछ फैक्ट्स और देख लो। अच्छा देखो, ये दोनों ही जो ग्रामीण में भी और शहरी में दोनों में जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हैं उनमें ये प्रोवाइड करेगा सपोर्ट। ठीक, अगर वहाँ क्वेश्चन पूछ ले कि सिर्फ ग्रामीण या फिर सिर्फ अर्बन तो गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं ये भी बताता चल रहा हूँ, ताकि आप लोग क्या चीज़ों पे ध्यान देना है ये ध्यान रखो। तभी आप कहते हो सर पढ़ा तो सब था लेकिन एग्जाम टाइम में याद नहीं आता। वो इसलिए नहीं आता क्योंकि जो चीज़ें ज़रूरत की हैं वो ना पढ़कर जो है आप क्या करोगे, 17,788, 17,788, 11,200, ये 11,024, 11, ये ऐसे रटने बैठोगे कुछ नहीं होगा। ध्यान किस पे देना है कि ग्रामीण और शहरी दोनों हैं, बस ये ध्यान रखो। इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब बनाई जाएगी। ठीक, मतलब उसमें आपका सभी डिस्ट्रिक्ट में, और इसमें 3382 पब्लिक हेल्थ यूनिट बनाए जाएंगे 11 स्टेट में। 2 मोबाइल हॉस्पिटल होंगे, 15 जो है हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर होंगे, और एक जो है आपका राष्ट्रीय संस्थान बनाएगा वन हेल्थ नाम से, जो कि एक जो है रीजनल, ठीक है ना, रीजनल आपकी जो है साउथ ईस्ट एशिया के रीजन में एक प्लेटफॉर्म होगा रिसर्च के लिए। ठीक, वन हेल्थ के नाम से। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि वन हेल्थ नाम से एक जो है रीजनल बनाया गया किस स्कीम के अंतर्गत है, तो क्या आंसर दोगे? प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के अंतर्गत है। ठीक, और 9 बायोसेफ्टी लैब लेवल 3 ये सब होगा। 6 साल के लिए है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, और अर्बन और रूरल दोनों हैं। ठीक है, और सभी डिस्ट्रिक्ट में जो है इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ बनाई जाएंगी। 602 डिस्ट्रिक्ट में क्रिटिकल केयर है हॉस्पिटल ब्लॉक बनाए जाएंगे। ये सारी चीज़ें हैं इसमें। ठीक, अगला जो हमारा जो यहाँ पे टॉपिक है वो है कि रिपोर्ट एक आई है विंटर पोल्यूशन संबंधित। लॉकडाउन पिछले साल लगा, उसके बाद हटा, जैसे जैसे हटता गया, लॉकडाउन के समय तो पोल्यूशन का लेवल कम हो गया था, लेकिन जैसे जैसे हटता गया विंटर में बहुत ही, वैसे भी ज़्यादा हो जाता है फोटोकेमिकल स्मॉग, और आप लोग ने ये सब सुना होगा। ठीक, जिसमें क्या होता है कि आपका फॉग होता है और स्मॉग जो स्मोक होता है वो सब मिलके, और साथ ही साथ जो है ओजोन भी जुड़ के जो है इसमें काफ़ी आपका जो है पार्टिकुलेट मैटर पीएम और जो है धुंधला कर देता है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी काफ़ी दिक्कत होती है। ठीक, श्वास नली में। तो इन्होंने यहाँ पे सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट जो है इन्होंने एक एनालिसिस करी, जो भी सार्वजनिक रूप से जो है डेटा सीपीसीबी का, ठीक, सीपीसीबी जो है एक वैधानिक निकाय है, ध्यान रखिएगा, स्टेचूटरी बॉडी है। इन्होंने जो भी डेटा पब्लिक कर रखा है उस पर जो है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट जो है इसने एनालिसिस करी, विश्लेषण किया, और ये पाया कि नदर्न इंडिया जो है, और उसमें भी दिल्ली एनसीआर का रीजन सबसे ज़्यादा विंटर में जो है पोल्यूटेड रहा है। ठीक, ये है पूरी कहानी जो मुझे थी सुनानी। और इसमें देखिए एनालिसिस जो इसमें ये है कि ये एक तरीके से एयर पोल्यूशन ट्रैकर है। इसमें ये देखते हैं कि जो पब्लिकली अवेलेबल जो डेटा है उस पर, जो सीपीसीबी के द्वारा उस पर जो है काम करते हैं 15 मिनट का रोज एवरेज निकाल के। इन्होंने ये कई सारा जो ऑफिशियल स्टेशन है 248 वहाँ से डेटा लिया था, किस सिस्टम के अंतर्गत? कंटिन्यूअस एम्बियंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम के अंतर्गत। ठीक, ये इसको CAAQMS भी बोला जाता है। 115 सिटी और 22 स्टेट में है, लेकिन इन्होंने CSE ने जो है 19 सिटी में किया था विश्लेषण, और इसमें जो है मिनिमम जो अक्टूबर से लेके 31 जनवरी तक जो दिन है उसके 75% तक दिन जो है मिनिमम उसमें किया है, तब ये डेटा निकाला है। और ये दिखाता है विंटर पोल्यूशन क्या है, एक तरीके का संकेतक है कि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है एरिया में, ठीक, किसी रीजन में, किसी क्षेत्र में। और देखिए यहाँ पे फाइंडिंग बता रहा है कि लॉकडाउन के बाद जो है कई सारी सिटीज़ में जो है प्री कोविड लेवल की फिर से पोल्यूशन हो गई, और समर में तो कम था जब लॉकडाउन था, लेकिन उसके बाद फिर से बढ़ गई। दिल्ली एनसीआर में सबसे ज़्यादा रहा, जिसमें गाजियाबाद, बुलंदशहर, ग्रेटर नोएडा सबसे ज़्यादा थे। नोएडा में और दिल्ली ये फिर भी पीछे नहीं, लेकिन इन लोग से पीछे थे। गाजियाबाद, बुलंदशहर, ग्रेटर नोएडा इनमें बहुत ज़्यादा पोल्यूशन था। आपका कानपुर और लखनऊ जो है ये 6th और 9th पोजीशन पे था। यूपी PCS वाले ये ध्यान रख सकते हैं। और इसमें लेवल ऑफ जो पार्टिकुलेट मैटर 2.5 था, वो सबसे ज़्यादा थ्रेटनिंग जो है वो ये पाया गया कि 99 सिटी में से 43 में सबसे ज़्यादा जो है पाया। ये मतलब स्थिति बहुत गंभीर है। और इसके बाद जो है समर और मॉनसून के जो मंथ में पिछले सालों के अनुसार देखा है तो पोल्यूशन कम था, और
विंटर PM 2.5 कंसंट्रेशन जो है वो थोड़ा सा बढ़ गया 2019 के विंटर के अनुसार। PM 2.5 जो है ये एक तरीके से 2.5 माइक्रोमीटर डायमीटर के अनुसार, मतलब ये कण है तो इसका ये 2.5 होगा। ठीक, फाइन फाइन पार्टिकुलेट्स बहुत छोटा सा जो कण होते हैं, ये आंखों से नहीं दिखते हैं तो, लेकिन ये सीधे लंग्स में आके फंस जाते हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम और विजिबिलिटी को भी कम कर देते हैं। पब्लिक ये CSE जो है ये पब्लिक इंटरेस्ट रिसर्च करते हैं। ठीक, नई दिल्ली में स्थित हैं, एक सार्वजनिक हित और मार्गदर्शक संबंधी अनुसंधान है। ठीक, आगे बढ़ने से पहले आप लोग ये बता दें कि हम आ चुके हैं अपने कॉमन IAS पीसेस वाले सेक्शन पे, जिसमें हम सिर्फ पढ़ के कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना ये समझते हैं। एक्रेडिटेड इन्वेस्टर, ये अभी न्यूज़ में था, इससे संबंधित कौन से स्टेटमेंट सही हैं ये बताना है। देखिए, ये एक तरीके के क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स होते हैं, प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स होते हैं। ठीक, अर्हता प्राप्त इन्वेस्टर या फिर पेशेवर जो है निवेशक होते हैं, ये पहला स्टेटमेंट है। ठीक लग रहा है, ये जनरल का स्टेटमेंट है। इसके बाद क्या है, दे कैन टेक इन्फॉर्म डिसीजन। ठीक, क्योंकि इनके पास डेटा वेटा बहुत अच्छे से होता है, प्रोफेशनली काम करते हैं, तो कहाँ पे निवेश करना है, कौन सी शेयर्स, सिक्योरिटीज़, ठीक, बॉन्ड्स, किस में क्या क्या करना है, इन सब पे जो है ये अच्छे डिसीजन ले सकते हैं फाइनेंशियल मार्केट्स में और ग्लोबली, वैश्व पूरे मतलब दुनिया में देखा जाए तो। उसके बाद ये है कि दे आर अलाउड टू ट्रेड सिक्योरिटीज दैट मे नॉट बी रजिस्टर्ड विद फाइनेंशियल अथॉरिटीज़। अब देखो, जो फाइनेंशियल अथॉरिटीज़ के साथ में जो है नहीं भी रजिस्टर्ड है, पंजीकृत नहीं है, उन सिक्योरिटीज़ में भी ये लोग ट्रेड कर सकते हैं। देखो, जैसे मैं आपको बताऊं कि जोमेटो एक जो है, आप लोगों ने नाम सुना होगा, फूड वो डिलीवरी करती है, वो अभी जो सेबी का जो सेंसेक्स है और सेबी के अंतर्गत जो है भारत आपका स्टॉक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंतर्गत और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंतर्गत जो है निफ्टी और सेंसेक्स जो आता है उसमें अभी इनके जो है लिस्टेड नहीं है, ये सिक्योरिटीज़, इनके शेयर वेयर अभी वहाँ पे नहीं आते हैं। लेकिन अगर इसीलिए मतलब ये है कि सेबी के अंतर्गत ये रजिस्टर्ड नहीं है यहाँ पे, लेकिन इनमें भी जो है आपका ये वाले एक्रीडिटेड जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी इसमें भी ट्रेड कर सकते हैं। तो इसमें सारे स्टेटमेंट सही हैं और सेबी ने इनको जो है मतलब इनको उतारा जाए भारतीय सिक्योरिटी मार्केट में कि ना उतारा जाए, इसके लिए इन्होंने कमेंट मांगे हैं। ठीक, नया ये कॉन्सेप्ट है हिंदुस्तान में। अगला क्वेश्चन जो हमारा वो है इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम्स, ICOLD, इससे रिलेटेड जो है कौन कौन से स्टेटमेंट गलत हैं ये बताना है आप लोग को। ये तरीके का गैर सरकारी जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और ये इसमें नॉलेज का जो है आदान प्रदान होता है और डैम इंजीनियरिंग से संबंधित। ये 1928 में इसकी जो है स्थापना हुई थी और नेशनल कमिटीज़ इसकी हैं 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ में और 10,000 से ज़्यादा इंडिविजुअल इसमें मेंबर्स हैं। इसका हेडक्वार्टर जो है लंदन में है, नहीं पेरिस में है। देखिए, ठीक, तो सिर्फ फॉल्स वाला पूछा था इसलिए जो है 1 और 2 मत मार करके मत आ जाना, फॉल्स पूछा इसलिए ओनली 3 आंसर होगा। ठीक, तो ये फ्रांस में स्थित है, पेरिस में, और ये एक तरीके से जो है अभी इसका एक रिसेंटली जो है सिंपोजियम हुआ था सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ जो है डैम एंड रिवर बेसिन से रिलेटेड। ठीक, हाल ही में बांधों और नदियों के सतत विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय आयोग की विशाल बांध संगोष्ठी का उद्घाटन किया गया था। ठीक, ये प्रोफेशन ये है कि भैया ये आपके मानक और गाइडलाइंस ये सब देते हैं कि किस तरीके से ऑपरेशन और डैम को बनाना चाहिए, उनका ऑपरेशन करना चाहिए सुरक्षा आराम से, दक्षतापूर्ण और एक आर्थिक रूप से, ताकि जो है सतत और सोशली इक्विटेबल वे में इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखते हुए काम किया जा सके। तो इसी तरीके से आज का सेशन हमारा खत्म होता है। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, इससे हमारा मनोबल और बढ़ जाता है। और अगर आप आंसर्स कमेंट करते हैं तो आप अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करते हैं, क्योंकि आपकी ब्रेन की एक्सरसाइज हो रही है। ठीक, और अगर आप लोग हमारे साथ कंप्लीट पेड ग्रुप जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग कॉल कर सकते हैं सिर्फ इन 2 नंबर पे 8564880530 और 9696066889 पे कॉल करके। तो आप चलिए, कल तक के लिए आप लोग से अलविदा लेता हूँ। कल सुबह फिर से 6 बजे मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है।